हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से यहाँ पर आ गई हूँ आपके साथ जुड़ने के लिए और आपके बोर्ड फटाफट से तैयार करवाने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक फ्लैशबैक सीरीज लॉन्च करी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का बोर्ड का फटाफट से रिवीजन हो जाए और जो आपने पूरे साल में नहीं पढ़ा है वो आप अभी 2-3 महीनों में कवर कर लें। तो उसी फ्लैशबैक सीरीज में मैंने पिछले वीडियो में नेशनल इनकम का टॉपिक नंबर 1 कवर किया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस वीडियो के, जाइए पहले वो वीडियो देखिए और फिर फटाफट से यहाँ पे वापस आ जाइए और ये वीडियो वॉच करिए। तो फिलहाल के लिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आज हम नेशनल इनकम की उसी में टॉपिक नंबर 2 कवर करेंगे हमारी फ्लैशबैक सीरीज में। तो जो टॉपिक नंबर 2 है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम 4 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे: डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट्स, फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम एंड द लास्ट वन फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये 4 टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज डोमेस्टिक टेरिटरी। देन व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी? जहां पे भी हम रहते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं, सामान वामान ला सकते हैं, मस्त खा पी सकते हैं, टहल सकते हैं, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ये तो हम सब जानते हैं। तो अब हम ये डोमेस्टिक टेरिटरी इकोनॉमिक्स में क्या होता है इसको हम रिटर्न में कवर करते हैं। तो चलिए हमारे साथ आ जाइए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनसे ही आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे। पहला आता है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी से नॉर्मल टर्म्स में हम लोग समझते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है ऐसी टेरिटरी जहां पर आप आराम से फ्रीली घूम सकते हैं, आप कहीं पे भी आ जा सकते हैं, वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी है। बट इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स होते हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। सही बात है, एकदम नॉर्मल आम तौर पे डोमेस्टिक टेरिटरी का यही मतलब है। बट इसमें और भी कुछ चीजें आती हैं। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। शिप्स और एयरक्राफ्ट जो नॉर्मल रेसिडेंट्स रन करा रहे हैं 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में, वो भी उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी जिस कंट्री के शिप या एयरक्राफ्ट होंगे। एग्जाम्पल, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान। प्लेन्स जो रशिया और जापान के बीच में उड़ रहा है बट वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे, क्योंकि जो प्लेन्स हैं वो एयर इंडिया के हैं और इंडियन ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसलिए वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। नेक्स्ट, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री में फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडियंस या किसी भी कंट्री के रेसिडेंट्स, तो वो उसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे, भले ही वो इंटरनेशनल वाटर में हो। ओके, एग्जाम्पल, फिशिंग वेसल्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर। इंडिया में नहीं है वो, बट क्योंकि उसे इंडियन ऑपरेट कर रहे हैं इसलिए वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। लास्ट, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। पहले तो हम समझ लेते हैं एम्बेसीज क्या होती हैं। एम्बेसीज का मतलब है जब हम कहीं बाहर दूसरी कंट्री में जाते हैं और हमें वहां के बारे में कुछ नहीं पता होता है, तो वहां पे हर कंट्री की एक ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हमें कोई भी अगर दिक्कत है तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर वहां से वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो हर कंट्री की एम्बेसी हर कंट्री में होती है। जैसे एग्जांपल, अगर आप यूएसए जाते हैं और आप इंडियन हैं और आपको कोई दिक्कत आती है तो आप यूएसए में इंडियन एम्बेसी में जाएंगे और आपकी वो दिक्कत सॉल्व कर दी जाएगी। कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं बच्चों? कॉन्सुलेट्स का मतलब है ये इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जो अपनी कंट्री को प्रमोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप या मैं हम जाते हैं किसी और कंट्री में और हम बताते हैं इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है, इंडिया में टूरिज्म बहुत अच्छा है, इंडिया में ये स्पॉट्स घूमने वाले हैं, आप आइए, आपको देखना चाहिए, तो हम अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम अपनी कंट्री के लिए कॉन्सुलेट हैं। तो वो जो हम जहां पे स्टे करते हैं या जहां पर रहते हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, जिस भी कंट्री के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं वो उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, भले ही वो अब्रॉड में लोकेटेड हो। एग्जाम्पल, इंडियन एम्बेसी इन रशिया। रशिया में इंडियन एम्बेसी है तो वो जितनी जगह में वो एम्बेसी बनी है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, भले ही वो रशिया में लोकेटेड है। तो बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया? फर्स्ट है एन इंडियन कंपनी इन लंडन। कोई इंडियन कंपनी है जो कि लंदन में रन कर रही है, लंदन में ऑपरेट हो रही है, तो क्या वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? नो, बिकॉज ना तो वो हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में आ रही है, ना वो हमारा शिप या एयरक्राफ्ट है, ना वो कोई फिशिंग वेसल है, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इसलिए आंसर इज नो। सेकंड इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंडिया में है, ऑब्वियसली इंडिया में है तो पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि पॉलिटिकल फ्रंटियर है हमारे, तो आंसर इज यस। थर्ड, कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज। इंडिया में है कंपनी बट ओनर उसके जापानीज हैं।
तो कंपनी तो इंडिया में है ना, हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स का पार्ट है, तो आंसर इज यस। ऑफिस ऑफ रिलायंस इन न्यूयॉर्क, रिलायंस का ऑफिस है, इंडियन ऑफिस है बट वो न्यूयॉर्क में है। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंडिया में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, वैसे ही रिलायंस का ऑफिस न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया की नहीं। तो आंसर इज नो। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, किसी भी फॉरेन बैंक की ब्रांच जो कि इंडिया में है, तो इंडिया में है, हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स का पार्ट है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी है। आंसर इज यस। टॉपिक नंबर 2 आज के वीडियो का। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होते हैं? वो सभी लोग जो किसी भी कंट्री में 1 साल से ज्यादा स्टे कर लेते हैं, वो उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स बन जाते हैं। मैं किसी कंट्री में गई और मैं 1 साल से ज्यादा वहां पर रह ली, तो मैं उस कंट्री की नॉर्मल रेसिडेंट बन जाती हूँ। बट उसमें एक कंडीशन और सेटिस्फाई करनी होती है। वो कंडीशन कौन सी होती है, ये हम रिटर्न में समझेंगे। चलिए आ जाइए फिर मेरे साथ। तो बच्चों, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रेसिडेंट्स। डोमेस्टिक टेरिटरी फर्स्ट था, सेकंड है नॉर्मल रेसिडेंट्स। नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन से होते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर। ये जरूर याद रखिएगा, मोर देन 1 ईयर। एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। कोई भी पर्सन जो किसी भी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह लेता है, तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाता है। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में होना चाहिए। जैसे मैं वहीं पर कमाऊं, वहीं पर खर्च करूं और वहीं पे रहूं। इट मींस अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एकोमोडेशन मेरा उसी कंट्री में होना चाहिए, तो मैं उस कंट्री की नॉर्मल रेसिडेंट बन जाऊंगी। ये होते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स। कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी आते हैं। कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं? जैसे फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, अगर कोई घूमने आया है हमारे यहाँ पर, तो वो हमारे यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हो जाएगा, तो ये नॉन रेसिडेंट है। सेकंड, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री का फॉरेन स्टाफ, ऑफिशियल्स और जो भी आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स होते हैं, वो जिस कंट्री के हैं उसी कंट्री को बिलोंग करेंगे, हमारे यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे। स्टाफ ऑफ यूएनओ WHO, ये क्योंकि ये खुद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट। स्टाफ ऑफ यूएनओ WHO, ये क्योंकि ये खुद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। एम्प्लॉयज ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन मतलब यही ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ WHO एक्सेट्रा, इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं आर कंसीडर्ड एज रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग। वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं जिस कंट्री में वो रहते हैं। बॉर्डर वर्कर्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते रहते हैं, नाम ही उनका बॉर्डर वर्कर्स है, तो एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर क्रॉस करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो जिस बॉर्डर में चले गए उसी के नॉर्मल रेसिडेंट हो गए। वो जहां पे रहते हैं, जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, उसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं। ओके, तो बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स के। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन कौन से हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे? नंबर 1, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। वो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, भले ही वो यूएसए में है, बट वो इंडियन है ना, और वो इंडियन एम्बेसी में काम भी कर रहा है, तो वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट होगा। आंसर इज यस। अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 months। कोई जापानी घूमने आया यहाँ पर, जापानीज घूमने आया यहाँ पर और वो इंडिया में 2 महीने तक रहा, तो क्या वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा? नो। तो आंसर इज नो। इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग क्रिकेट। हम पाकिस्तान गए हैं मैच देखने। भाई मैच देखने जाना, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना। तो हम अगर वहां पर पाकिस्तान में मैच देखने गए तो क्या हम वहां पे रहने लग जाएंगे, नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएंगे? नो। तो ये इंडियन है, तो ये हमारे ही नॉर्मल रेसिडेंट रहेंगे। आंसर इज यस। भैया क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, आपको इस वाले में कंफ्यूजन हुई होगी। मैंने बोला आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। कौन कौन इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट है, इसलिए इसका आंसर यस हुआ है। सो कंफ्यूज मत होइएगा। इंडियन वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। कोई भी इंडियन अगर वो WHO में काम कर रहा है और वो इंडिया में लोकेटेड है, तो क्या वो हमारे यहाँ नॉर्मल रेसिडेंट है? करेक्ट। अभी मैंने आपको बताया था एक्सेप्शंस में कि WHO में जो भी लोग काम करते हैं वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं जिस कंट्री को वो बिलोंग करते हैं। आंसर इज यस। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल। जो भी फॉरेन टूरिस्ट हैं वो अगर इंडिया आए हैं ताजमहल घूमने के लिए, 1 महीने ताजमहल घूम रहे हैं, वो पता नहीं क्या घूम रहे हैं, बट चलिए ठीक है, अगर वो घूम रहे हैं तो क्या वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएंगे? आंसर इज नो। आई होप आपको नॉर्मल रेसिडेंट वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं, फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। तो मैंने मीनिंग नहीं लिखी है इसकी, वो मुझे यकीन है कि आप लोग अपनी अपनी बुक से पढ़ लेंगे, और मैं इस वीडियो में डिफरेंशिएशन कंप्लीट करवाऊंगी आपको। अगर आप डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं तो आपको मीनिंग, नेचर, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, और पेपर में अधिकतर डिफरेंशिएशन, मीनिंग और एग्जाम्पल पूछते हैं, तो वो आपको इसमें मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। फैक्टर इनकम, इट रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। कोई भी फैक्टर सर्विस अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेंडर कर रहे हैं, उससे जो इनकम रिसीव होती है दैट इज फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम, इट रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस को रेंडर किए जो भी इनकम आपको रिसीव हो रही है दैट इज ट्रांसफर इनकम। नेचर, इट इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक। ये नेशनल और डोमेस्टिक दोनों में ही इंक्लूड की जाती है, बिकॉज ये आप जब फैक्टर ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं तब आपको ये इनकम मिल रही है।
ये ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करी जाती है, ना ही डोमेस्टिक इनकम में, क्योंकि ये आपको बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस को रेंडर किए मिल रही है। दिस इज अर्निंग कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली आप फैक्टर और सर्विसेज दे रहे हैं तब आपको कुछ पैसा मिल रहा है, मेहनत कर रहे हैं, तो इट्स एन अर्निंग कॉन्सेप्ट एंड इट्स अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये आपको चैरिटी, स्कॉलरशिप्स इस फॉर्म में मिलते हैं। रेसिपिएंट रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो रिसीव करते हैं। रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट, ये हाउस होल्ड्स और गवर्नमेंट के थ्रू रिसीव होती है। एग्जाम्पल इसके रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, वही जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के इनकम होती है वही सारी इनकम आपको इसमें रिसीव होती है। और इसमें आपको स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो ये था फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। टेक द स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन इन योर रजिस्टर, नोटबुक्स, वेयर एवर यू वांट। अब हम आ जाते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, विच इज फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसमें भी हम डिफरेंशिएशन ही करेंगे जैसे हमने फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में किया। तो फाइनल गुड्स वो होते हैं जो हमारे लिए रेडी टू यूज होते हैं, हम झट से लेकर आते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं, कोई भी प्रोडक्शन नहीं उनका करना, कोई वैल्यू नहीं उसमें ऐड करनी, कुछ नहीं करना, बस इस्तेमाल करना है, वो हमारे फाइनल गुड्स है। अदर वन इज इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनमें अभी फर्दर प्रोडक्शन नीडेड है या जो हम रीसेल पर्पज के लिए लाए हैं, तो वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। तो चलिए हम इन्हें भी समझ लेते हैं। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? दीज रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब ये रेडी टू यूज होते हैं, आप इन्हें तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरमीडिएट, दीज रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, ये या तो आप रीसेल पर्पज से लेते हैं या तो इनका प्रोडक्शन बाकी होता है। नेचर, दे आर इंक्लूडेड इन बोथ, ये डोमेस्टिक और नेशनल दोनों में इंक्लूड किए जाते हैं इनकम कैलकुलेट करते टाइम। ये ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं ना ही डोमेस्टिक इनकम में, बिकॉज ये अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। वैल्यू एडिशन, इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नीडेड नहीं है, ये रेडी फॉर यूज होते हैं। इसमें वैल्यू एडिशन नीडेड है क्योंकि ये अभी इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं है। प्रोडक्शन बाउंड्री, ये प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं, इसमें और किसी भी फर्दर प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, इनमें प्रोडक्शन नीडेड है। एग्जाम्पल दिया है, मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, किसी हमने मिल्क परचेज किया, घर में मस्त चाय बनाई, पी, तो वो हमारे कंजम्पशन के लिए है, तो वो हमारे लिए हमारा फाइनल गुड्स है। बट वही मिल्क अगर स्टारबक्स वाले परचेज करते हैं और वो आपको मस्त 300 रुपए की कॉफी बना के पिलाते हैं और आप मजे से खरीद लेते हैं और फिर वो उसका डिब्बा रख लेते हैं और उसका फ्लेक्स भी मारते हैं, तो वो इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो उसको रीसेल पर्पज से परचेज कर रहे हैं और उसके बाद वो आपको ठग भी रहे हैं, बेच रहे हैं ना 300 रुपए का। ओके, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।